Okay. Assalamu alaikum, students. Today we are going to discuss, in fact, start new chapter, that is thermochemistry, chapter number 11, right? And in this chapter, we are supposed to do two topics, Hess's law and Born-Haber cycle. To study Hess's law, we need to learn thermochemical equations first, right? थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के लिए पेज 243 पे एक तो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की दी हुई है डेफिनेशन, वो आप पढ़ लीजिएगा. अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच आल्सो शोज द हीट चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is called thermochemical equation, whereas the branch of chemistry which deals with the heat or thermal energy changes in a chemical reaction is called thermochemistry, right? अब आ जाते हैं thermochemical equations. Thermochemical equations are those equations which show thermochemical reactions. ठीक है. Thermochemical reactions को जो शो कर रही होती हैं equations, they are called as thermochemical equations. Thermochemical equations की different types हैं जो हमने सीखनी है. सबसे पहले standard enthalpy of reaction. First type of thermochemical equation is written to find out standard enthalpy of reaction. There are two important things about this. Reactants and products are in their standard state. Standard state बेटा जब भी हम किसी substance की मालूम करेंगे तो अपने पास लिख लें, note down कर लें कि standard state of a substance is its state that in which it will exist at 25 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. 25 डिग्री सेल्सियस पे फॉर एग्जांपल वाटर लिक्विड होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन गैस होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे सोडियम क्लोराइड इज सॉलिड, 25 डिग्री सेल्सियस पे ब्रोमीन इज लिक्विड. ठीक है. 25 डिग्री सेल्सियस पे एथेनॉल इज लिक्विड, 25 डिग्री सेल्सियस पे मीथेन CH4 गैस होता है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, ये है स्टैंडर्ड स्टेट. ठीक है. स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द स्टेट विच इट हैज एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस. ये लिख लिया आपने. ठीक है. अब आ जाते हैं कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट और मोलर क्वांटिटीज आर सेम एज शोन बाय द बैलेंस्ड इक्वेशन. इक्वेशन बैलेंस हमने की और उस बैलेंस इक्वेशन में जो भी मोलर क्वांटिटीज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की नज़र आ रही हैं, सो फॉर अ बैलेंस्ड इक्वेशन जब हम डेल्टा एच क्या है? इंथैल्पी चेंज. इंथैल्पी चेंज मालूम करेंगे तो दैट इज माइनस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन टू गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. इसके लिए जो हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ठीक है. अच्छा, डेल्टा एच की भी डेफिनेशन लिख लो. व्हाट इज डेल्टा एच? डेल्टा 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 ये डेल्टा है और एच. डेल्टा एच क्या होता है? इट इज इंथैल्पी चेंज. इंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन लिख लो. द हीट absorbed or evolved during a reaction at constant pressure. ठीक है. What is delta H? Enthalpy change. कैसे define कर सकते हैं? The heat absorbed or evolved during a reaction at constant pressure. ठीक है. So जब हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो फॉर एनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम जब इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच मालूम करेंगे तो दैट इज -571.6 किलो जूल. ठीक है. अच्छा, होप सो कि आप लोगों ने यहाँ पर
इसकी इंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन लिख ली होगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इट इज द हीट released or absorbed during formation of 1 mole of a compound in its standard state, ठीक है। डेफिनेशन फिर रिपीट करती हूँ। इट इज द हीट absorbed or released for formation of 1 mole of a compound in its standard state from its elements in their standard state, right? Elements in their standard state will be written on reactant side, whereas 1 mole compound की formation की बात कर रहे हैं तो 1 mole product is written in standard state. stand लिख दिया मैंने, standard state, ठीक है, सही। फॉर एग्जाम्पल वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन की जब हम बात करेंगे तो फॉर राइटिंग डाउन इक्वेशन फॉर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मैंने स्ट्रिक्टली यहाँ पर 1 मोल वाटर लेना है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे। और इस 1 मोल वाटर के रेफरेंस से आई हैव टू कीप इट 1 मोल, इसको 1 मोल ही रखना है। इस 1 मोल के लिहाज से मुझे इक्वेशन, बाकी इक्वेशन बैलेंस करनी है। प्रोडक्ट साइड पे मुझे वाटर का 1 मोल ही रखना है। रिएक्टेड साइड पे अगर मैं देखूं तो इधर 2 हाइड्रोजन है 1 मोल वाटर में, तो इधर 2 ही है, बैलेंस है। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे 1 है, रिएक्टेंट साइड पे O2 था, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने हाफ लगा दिया। हाफ में से 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट हियर, ठीक है। तो अब फॉर वाटर जब मैंने इक्वेशन लिखी तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, H2O, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगी H2O, फिर उस H2O के रेफरेंस से मैंने लिखना है O2 और H2 रिएक्टेंट साइड पे, और बैलेंस उनको मैंने इस 1H2O के रेफरेंस से ही करना है। लिखते होते थे, ठीक। अच्छा, इसी तरह हम लेट सपोज मैं आपको कहती हूँ कि मीथेन की लिखें आप, ठीक है। मीथेन की आप हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखें, ठीक है। फॉर दैट व्हाट आई विल बी डूइंग, C H and 4 ऑन प्रोडक्ट साइड, मीथेन प्रोडक्ट साइड पे मैंने लिख दिया, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, इट इज अ गैस, राइट। इसको मैंने प्रोडक्ट साइड पे लिखना है। अच्छा, ये बनेगा किससे, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो इसको बनाएंगे, रिएक्टेंट साइड पे मुझको वो लिखने, मैंने वो लिखने हैं, ठीक है। कार्बन, प्लस हाइड्रोजन, H2 होता है हाइड्रोजन, ठीक है। सॉरी टू डू दिस इन दिस वे, आई जस्ट। अच्छा, अब मैंने देखा कि प्रोडक्ट साइड पे अब मुझे इनकी स्टैंडर्ड स्टेट्स भी लिखनी है। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट होती है सॉलिड, सबको पता, ठीक है। हाइड्रोजन की होती है गैस, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास। कार्बन का 1 ही मोल चाहिए तो मैंने 1 ही लिखा। हाइड्रोजन 4 है तो मुझे H2 के साथ यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, सही। So hope that is clear to you.
Now, for ethanol, ठीक है, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, right? When I'm writing down equation for enthalpy or formation that is represented by delta HF, तो मुझे प्रोडक्ट साइड पे लिखना है 1 मोल ऑफ एथेनॉल C2H5OH मैंने लिख दिया, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, लिक्विड, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्टेंट साइड पे मुझे क्या लिखना है, हमेशा याद रखना फॉर राइटिंग डाउन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्ट साइड पे तो हमें वो कंपाउंड का फॉर्मूला लिख देना है और उसकी स्टैंडर्ड स्टेट लिख लेनी है, और उस कंपाउंड का 1 मोल होना चाहिए, तो यहाँ मुझे इथेनॉल का 1 मोल ही चाहिए। अब रिएक्टेंट साइड पे इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो इसे बना रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं जो इसमें मौजूद हैं। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट है सॉलिड, हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट है गैस, ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट है गैस, ठीक है। सो कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इसका मुझे स्ट्रिक्टली 1 मोल रखना है, ठीक है। एथेनॉल का मैंने स्ट्रिक्टली 1 मोल रखना है, तो इसका जब मैंने 1 मोल रखना है तो इसके 1 मोल एथेनॉल के रेफरेंस से मुझे बाकी चीज़ें बैलेंस करनी है, ठीक है। वन मोल एथेनॉल के रेफरेंस से मुझे बाकी चीज़ें बैलेंस करनी है। सो नाउ आई जस्ट फॉरगॉट टू बैलेंस इट, बैलेंस कार्बन हियर, कार्बन मुझे 2 लिखना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। कार्बन के साथ मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, इट शुड हैव बीन 2C, ठीक है। मैंने बैलेंस नहीं की, आप इसको बैलेंस कर लो इक्वेशन को, ठीक है। इट शुड बी 2C. Hydrogen are, how many hydrogen atoms we have? 5 plus 1, 6. So 3H2. How many oxygen we have? 1O. So again to balance oxygen हम इसको half O2 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि एथेनॉल की बजाय मेथनॉल का लिखें, मेथनॉल के लिए लिखें यही इक्वेशन, ठीक है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल इफ आई राइट इट डाउन, सो मुझे लिखना है मेथनॉल ऑन प्रोडक्ट साइड CH3OH, राइट। इसका 1 मोल प्रोडक्ट साइड पे रखना है, ठीक है, सही। अच्छा, अब रिएक्टेंट साइड में मुझे क्या क्या लेना है, C कार्बन, ठीक है, कार्बन की स्टेट क्या होगी, सॉलिड, दूसरी चीज मुझे लेनी है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की स्टेट क्या होगी, गैस, ठीक है। और तीसरी चीज मुझे क्या लेनी है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, O2, right, and it is a gas, okay. And arrow I just can't find on my keyboard, so just arrow है क्या, you can draw it over. No, not here, not here, before this, yes, yes.
So I'll write it down. That will be C plus H2 plus. Okay, beta, that is not possible. ठीक है. I'm just unable to write it down here. So if I do draw, yes. For ethanol, it will be H3, 4, H. And on reactant side, I'm just not going to write down all the states and everything. Carbon plus hydrogen plus, for 1 mole methanol, I will need 1 by 2 O2, right? Okay. And so 1 mole carbon, 1 mole hydrogen. Carbon will be in solid state, hydrogen in gaseous state, oxygen half mole in gaseous state is going to give us 1 mole of methanol, and this will be equation for formation of methanol, right? Okay. Now next is writing down enthalpy of combustion for any substance, right? Enthalpy of combustion की definition सबसे पहले लिख लो. It is the amount of heat absorbed or evolved when, in fact, most of the time it is with negative sign. So it is the amount of heat evolved when 1 mole of a substance burns in oxygen, right? अब ये मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सब्सटेंस का, आपने रिएक्टेंट साइड पे अब सब्सटेंस का 1 मोल लेना है और ऑक्सीजन के एक्स मोल्स मैंने लिखे हैं एंड दे विल गिव अस प्रोडक्ट. अगर वो लेट सपोज कार्बन है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा. अगर वो 1 मोल यहाँ पर हाइड्रोजन का लोगे तो वो ऑक्सीजन में बर्न होके वाटर बना लेगा. अगर यहाँ पर 1 मोल मीथेन का लोगे तो वो बर्न होके क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेगा. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ मैंने x लिखा है, तो ये डिपेंड करेगा कि कितने मोल्स चाहिए ऑक्सीजन के for burning 1 mole of a given substance, right? So 1 mole
methane, when burns in oxygen, it produces carbon dioxide and water. And with reference to this 1 mole of methane, मैंने अब इसको रिएक्टेंट साइड पे लिखा है. जब इसकी फॉर्मेशन की इक्वेशन लिख रहे थे तो इसे प्रोडक्ट साइड पे लिखा था. रिएक्टेंट साइड पे लिखा है 1 मोल मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है. तो 4 हाइड्रोजन है, 2H2O कर दिया. ऑक्सीजन अब टोटल कितने हो गए? 2 + 2 4. तो अब सबसे एंड पे मैं ऑक्सीजन को बंद करूंगी. हीट रिलीज्ड इज -890.4. माइनस का मतलब है हीट रिलीज हो रही है और इसको कहेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. ठीक है. इसी तरह डेल्टा H कंबस्शन ऑफ कार्बन, तो कार्बन ऑक्सीजन में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. ठीक है. इसी तरह डेल्टा H कंबस्शन ऑफ एथेनॉल लिखनी है. तो 1 मोल इथेनॉल, अब अगर फॉर्मेशन लिखनी थी तो इथेनॉल को मैंने रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे लिया था. कंबस्शन लिखनी है, डेल्टा H कंबस्शन की इक्वेशन लिखनी है, तो एथेनॉल को मैंने रिएक्टेंट साइड पे ले लिया. प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 + H2O. अब बैलेंसिंग के लिए पहले मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. इस O2 को सबसे आखिर में बैलेंस करना. हाइड्रोजन 5 और 1 6 इस साइड पर है, तो 3 2s are 6. ठीक है. अच्छा, अब कार्बन को देखते हैं. इधर 2 कार्बन है तो 2 CO2 कर दिया. अब टोटल प्रोडक्ट साइड पे कितने हो गए? ऑक्सीजन 2 2s are 4 + 3 7. ठीक है. तो अब यहाँ पर इधर एक ऑक्सीजन ये है, 7 करने के लिए इसको 3 2s are 6 कर दिया. ठीक है, सही. इसी तरह हमने लिखनी है डेल्टा H कंबस्शन फॉर बेंजीन. बेंजीन है C6H6. ठीक है. अगर यही मुझे फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी होती तो बेंजीन को मैंने लिखना था प्रोडक्ट साइड पे. कंबस्शन की इक्वेशन लिखनी है तो बेंजीन को मैं लिखूंगी किस साइड पर? रिएक्टेंट साइड पर. ठीक. और कंबस्शन की इक्वेशन के लिए जब रिएक्टेंट साइड पर लिखा तो प्लस O2. अब बेंजीन है, हाइड्रोकार्बन है, तो व्हाट इज इट गोइंग टू फॉर्म ऑन बर्निंग? It is going to give us carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water again, मैं इस O2 को सबसे आखिर में बैलेंस करूंगी. 6 कार्बन है तो 6 लगा दिया CO2 के साथ. हाइड्रोजन 6 है तो वाटर के साथ 3 2s are 6. हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया. अब टोटल ऑक्सीजन काउंट कर लो. इधर कितने हैं? 6 2s are 12 + 3 15. ठीक है. टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 12. 6 2s are 12 plus 3 is equal to how many? 15. We have 15 oxygen on product side. अब मुझे रिएक्टेंट साइड पे करने हैं. तो रिएक्टेंट साइड पे अगर मेरे पास ये था O2, तो उसको मैंने 15 करने के लिए क्या करना है? मैंने इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 15 बाय 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर देना है. अगेन 15 बाय 2 से जब आप O2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज हाउ हम बैलेंस कर सकते हैं ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन को हमेशा व्हेन यू आर राइटिंग डाउन इक्वेशन फॉर कंबस्शन, तो आपने हमेशा सबसे एंड में उसको बैलेंस करना है. सो होप दैट्स क्लियर टू यू. अब किसी भी सब्सटेंस की आप लिख सकते हो बैलेंसिंग की इक्वेशन, सॉरी डेल्टा H कंबस्शन की इक्वेशन. द सेम वे यू विल राइट दैट डाउन. अब आ जाते हैं डेल्टा H स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द heat change that occurs for formation of 1 mole of atom in gaseous form from its elements in standard state. जैसे हाइड्रोजन एटम गैसियस फॉर्म में फॉर्म होगा. हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट होती है H2. H2 अब 1 मोल हाइड्रोजन एटम बनाने के लिए मुझे ½ मोल H2 चाहिए. अगेन ये 2 से 2 कैंसिल करूंगी तो ये 1 हाइड्रोजन बनेगा. बैलेंस करना है दोनों साइड पे. ठीक है. डेल्टा H एटमाइजेशन इज +218. इसी तरह क्लोरीन का 1 मोल क्लोरीन एटम का 1 मोल बनाना है, तो दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म फ्रॉम
its standard state, that is Cl2, and how many Cl2 I need? Half Cl, half mole of Cl2. Again C, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मोल, 1 एटम ऑफ क्लोरीन इज लेफ्ट ऑन रिएक्टेंट साइड. ठीक है. सो ये तो हो गई बेटा थर्मोकेमिकल इक्वेशंस. अब आ जाते हैं हेसिस लॉ की तरफ. अब हेसिस लॉ ये क्या बताता है आपको? अब देखो, लेट सपोज ये एक प्रोसेस है, A is converted into B. ठीक है. So for conversion of A into B, enthalpy change is delta H, right? एक तो ये हो सकता है कि A डायरेक्टली B में चेंज हो जाए. ठीक है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि A पहले C में चेंज हो, C फिर D में चेंज हो और D फिर B में चेंज हो. ठीक है. So according to Hess's law, whether this change occurs directly और दिस चेंज अकर्स इनडायरेक्टली, ए डायरेक्टली बी में कन्वर्ट हो या ए पहले सी में कन्वर्ट होके फिर डी में कन्वर्ट हो या और फिर बी में कन्वर्ट हो, जो टोटल हीट चेंज है दैट रिमेन्स सेम वेदर इट अकर्स इन वन स्टेप और इट अकर्स इन मोर देन वन स्टेप. इट मीन्स दैट कि जो आपके पास इंथैल्पी चेंज है वो कांस्टेंट रहेगा, वेदर ए डायरेक्टली बी में कन्वर्ट हो या ए मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजर के फिर बी में कन्वर्ट हो. ठीक है. इट स्टेट्स दैट एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और इन सेवरल स्टेप, राइट. सो डेल्टा एच, लेट सपोज अगर ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता तो इंथैल्पी चेंज था डेल्टा एच. अगर ये इनडायरेक्टली कन्वर्ट होगा तो दैट विल बी डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री. सो when it is indirectly converted into B, so then delta H is sum of delta H1, delta H2 and delta H3, right? So that is Hess's law. ठीक. Now numericals for Hess's law. Numericals for Hess's law. Numericals for Hess's law. अच्छा, calculating delta H reaction. Calculating delta H reaction from, there are two types of numericals you will be doing. One is to calculate delta H reaction from delta H formation of reactants and products. So delta H reaction is equal to sum of coefficient of delta H formation of product minus sum of coefficient of delta H formation of reactant. यानी आप simply इसको यूं कह सकते हो कि आप इसको इस तरह कर सकते हो कि सो डेल्टा एच रिएक्शन मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, डेल्टा एच फॉर्मेशन प्रोडक्ट साइड पे सारे देख लेने हैं और डेल्टा एच फॉर्मेशन रिएक्टेंट साइड पे सारे देख लेने हैं और उनका डिफरेंस ले लेना है. ठीक है. अच्छा, फॉर एग्जांपल this is a reaction given to you. You are given 2 moles of C8H18 which combines with 5 moles of oxygen to give us 16 moles of carbon dioxide and 18 moles of water. अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं भाई प्रोडक्ट्स और ऑक्सीजन और ऑक्टेन है रिएक्टेंट्स. ठीक है. ऑक्सीजन एंड ऑक्टेन आर रिएक्टेंट्स. So
हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, पहले आप निकाल लोगे कि डेल्टा एच फॉर्मेशन इन सारों की दी हुई है आपको। ऑक्टेन की है -269, ऑक्सीजन की है 0, वाटर की है -285 और कार्बन डाइऑक्साइड की है -393.5। अब आपने ये करना है कि पहले प्रोडक्ट की डेल्टा एच निकाल लेंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच ऑफ वाटर। ये जो हमने लिखा है ना कॉफिशेंट, तो ये कॉफिशेंट ये है। कार्बन डाइऑक्साइड की डेल्टा एच को मल्टीप्लाई करोगे 16 के साथ। ये कॉफिशेंट का क्या मतलब है? कार्बन डाइऑक्साइड की डेल्टा एच को मल्टीप्लाई करोगे 16 के साथ और वाटर की डेल्टा एच को मल्टीप्लाई करोगे 18 के साथ। हमें पहले प्रोडक्ट की लेनी है और उनको ऐड कर लेना है, फिर हमने रिएक्टेंट की लेनी है और उनको ऐड कर लेना है, और फिर रिएक्टेंट की जो सम होगी उसको प्रोडक्ट की सम में से माइनस करना है डेल्टा एच रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड की है -393.5 को मल्टीप्लाई बाय 16 कर दिया, प्लस वाटर की है -285 मल्टीप्लाई बाय 18 कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स की रख ली। रिएक्टेंट्स में ऑक्टेन की है C8H18 इज ऑक्टेन, इसकी है -269, इसके कितने मोल्स हैं 2, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय -269 कर दिया। और ऑक्सीजन की है 0, मोल्स कितने हैं इसके 5, तो मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई -6296 -5144.4 और फिर माइनस और फिर -538। ये इसको मल्टीप्लाई किया तो -538 आया था। अब ये ऐड हो जाएगा तो डेल्टा एच रिएक्शन आपके पास कितनी आ गई? -10902.4। ठीक है, फिर दोबारा बता दूं, एक तरीका है कि जिसमें हमें डेल्टा एच यानी कैलकुलेशंस करने का एक तरीका है कि डेल्टा एच रिएक्शन कैलकुलेट करनी है फ्रॉम डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। डेल्टा एच रिएक्शन आपको मैंने क्या बताया था? एनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जब उसके लिए डेल्टा एच मालूम करेंगे तो वो डेल्टा एच रिएक्शन होगी। तो अब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसके लिए आपसे कहा है डेल्टा एच मालूम करनी है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि प्रोडक्ट्स की डेल्टा एच को ऐड कर लेंगे और उसमें से इसी तरह रिएक्टेंट्स की डेल्टा एच को ऐड कर लेंगे और प्रोडक्ट की डेल्टा एच के सम में से रिएक्टेंट की डेल्टा एच के सम को माइनस कर देंगे। ठीक है, सही। और ये भी याद रखना है कि हर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की डेल्टा एच को आपने उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है जो इक्वेशन में है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 16 था तो हमने इधर 16 के साथ कर दिया, वाटर के साथ 18 था तो इसके साथ 18 कर दिया, फिर ऑक्सीजन के साथ 5 था तो उसकी 5 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, सही। सो होप दैट इज क्लियर। अच्छा, अब आपने इस न्यूमेरिकल को करने के बाद अगला मेथड पे डायरेक्ट नहीं जाना, बल्कि पहले बैठकर you have to do example 11.8 पेज नंबर 258, राइट। पेज नंबर 258 से एग्जाम्पल 11.8 आपने सॉल्व कर लेनी है और खुद करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल 11.8 में आपको ग्लूकोज दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझसे वॉइस मैसेज में पूछ सकते हैं, कोई बात अगर समझ ना आए तो। ये हो गया एक मेथड। ठीक है, एक मेथड जिसमें डेल्टा एच रिएक्शन कैलकुलेट करनी है फ्रॉम डेल्टा एच फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा मेथड, अच्छा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम करने के लिए बाय यूजिंग डेल्टा एच कंबस्शन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन अब आपको पता है कैसे लिखते हैं। प्रोडक्ट की साइड पे हम 1 मोल कंपाउंड लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड पे उसके एलिमेंट्स लिखेंगे इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपसे पूछा हुआ है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बाय यूजिंग डेल्टा एच कंबस्टन ऑफ CH4 H2 एंड C। ठीक है, अब मीथेन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है, जबकि आपको दी हुई है इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ मीथेन की इक्वेशन होगी CH4 1 मोल
plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. Delta H combustion इसका -890 है. Enthalpy of combustion of water, 1 mole water burns in half mole oxygen to give 1 mole water. 1 mole hydrogen burns in half mole oxygen to give 1 mole water. Enthalpy of combustion of hydrogen हो गई. अब आ जाती है enthalpy of combustion of carbon. 1 mole carbon burns in 1 mole oxygen to give 1 mole carbon dioxide. डेल्टा एच की इसकी भी वैल्यू दी हुई है. रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है आपकी? सही. रिक्वायर्ड इक्वेशन यू नीड टू राइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ मीथेन. ठीक है. डेल्टा एच फॉर्मेशन की जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं बेटा? आपने 1 मोल मीथेन को लिखना है प्रोडक्ट साइड पे. ठीक है. ठीक है. मीथेन है आपका प्रोडक्ट. और कौन कौन से एलिमेंट्स मीथेन को बनाएंगे? रिएक्टेड साइड पे आपने वो लिखने. अनफॉर्चुनेटली आई एम अनएबल टू डू इट प्रॉपरली हियर. आप अपनी उस पे करेंगे. एलिमेंट्स कौन कौन से बनाएंगे? कार्बन प्लस हाइड्रोजन. ठीक है. और आई कैन फाइंड एरो हेयर. तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू ही लिख देती हूँ. आप इसको सपोज करें कि ये एरो है. 1 मोल मीथेन ऑन प्रोडक्ट साइड मैंने लिख दिया. ठीक है. अब मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. कार्बन तो 1 ही है. हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. हाइड्रोजन कितने हैं? 2. तो मैंने ये 2 लिख दिया. सो 1 मोल कार्बन कंबाइंस विद 2 मोल हाइड्रोजन टू गिव 1 मोल मीथेन. ठीक है. ठीक. अच्छा. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. अब हम देख लेते हैं. मैंने यहाँ पे भी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखी हुई है. वन मोल मीथेन ऑन प्रोडक्ट साइड, 1 मोल कार्बन, 2 मोल हाइड्रोजन. ठीक है. सवाल क्या था हमारा? कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन. हमें इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है. ये हमें नहीं दी हुई. इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन की दी हुई है. इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मालूम करनी है. अच्छा. अब अगर आप इसको देखो इस इक्वेशन को, तो हमें 1 मोल मीथेन रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए, अब हम देखेंगे कि हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन में क्या क्या चाहिए. 1 मोल मीथेन चाहिए प्रोडक्ट साइड पे. ठीक है. मीथेन कौन सी रिएक्शन में दिया, कौन सी इक्वेशन में आ रहा है? फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है. लेकिन ये तो रिएक्टेंट साइड पे आ रहा है. तो हमें इक्वेशन 1 को रिवर्स करना पड़ेगा. ठीक है. आई है बात समझ में? क्योंकि मुझे मीथेन प्रोडक्ट साइड पे चाहिए तो मैं इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दूंगी. ठीक है. जब मैं इसे रिवर्स करूंगी तो डेल्टा एच के साइन भी रिवर्स हो जाएगा. ठीक है. इक्वेशन 1 को मैंने रिवर्स करना है. उसके बाद हाइड्रोजन मुझे चाहिए रिएक्टेंट साइड पे. तो इक्वेशन 2 में हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड पे है, लेकिन मुझे चाहिए 2 मोल. इक्वेशन 2 में 1 मोल है. तो इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से. ठीक है. फिर उसके बाद आ जाते हैं कार्बन. कार्बन का मुझे 1 ही मोल चाहिए. और किस साइड पे चाहिए? रिएक्टेंट साइड पे चाहिए. इक्वेशन 3 में है और रिएक्टेंट साइड पे ही है. तो इक्वेशन 3 और 1 ही मोल चाहिए. 1 ही मोल है इक्वेशन 3 में. तो इक्वेशन 3 में कोई चेंज नहीं करेंगे. सो अब हमने क्या करना है? टू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन वी विल रिवर्स इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 एंड देन एड देम इन इक्वेशन 3. जब मैंने इक्वेशन 1 को रिवर्स किया तो मैंने कहा आपको कि डेल्टा एच का साइन भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो वो चेंज हो जाएगा. उसके बाद मैंने
इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ना सिर्फ इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया बल्कि डेल्टा एच की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर ये इक्वेशन 3 हो गई। अब 1 और 2 को आफ्टर डूइंग द चेंजेस मैंने 3 में ऐड कर देना है। अच्छा, अब देखो इसमें ये याद रखना कि जब हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को, तो अगर सेम चीज़ है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। और अगर दो दो सेम चीज़ें सेम साइड पे आ रही हैं, यानी दो एक जैसी चीज़ें रिएक्टेंट साइड पे आ रही हैं, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, या दो एक जैसी चीज़ें प्रोडक्ट साइड पे आ रही हैं तो उनको भी ऐड कर देंगे। कैंसिल किसे करना है? अगर एक सेम चीज़ें एक तरफ से प्रोडक्ट साइड पे है और दूसरी इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे है, वो हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। जैसे देखो इक्वेशन 1 में CO2 रिएक्टेंट साइड पे है 1 मोल, इक्वेशन 3 में प्रोडक्ट साइड पे, ये कैंसिल हो जाएगा। वाटर इक्वेशन 1 में रिएक्टेंट साइड पे है, इक्वेशन 2 में 2 मोल वाटर प्रोडक्ट साइड पे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। मीथेन इक्वेशन 1 में प्रोडक्ट साइड पे है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, वो कहीं और कैंसिल नहीं हो रहा। और 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल कार्बन इज लेफ्ट ऑन प्रोडक्ट साइड, तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये C+2H2 गिव CH4, डेल्टा H की वैल्यूज हो जाएंगी। अब इन ना सिर्फ इक्वेशन को ऐड करना है बल्कि डेल्टा H की वैल्यूज को भी ऐड करना है। इट विल बी +890.4 -571 एंड -393.5, ठीक है। डेल्टा H की वैल्यू आ गई -74.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा बॉर्न हैबर साइकिल। अच्छा, बॉर्न हैबर साइकिल भी हैसेस लॉ की ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है। और it is basically application of Hess's law to binary ionic compounds. Binary ionic compounds कौन से हैं? Ionic compounds which are formed by two elements, combination of two elements, they are called binary ionic compounds. तो binary ionic compounds की फॉर्मेशन पे बॉर्न हैबर साइकिल अप्लाई होता है, राइट। सो the change in energy change that takes place when separated gaseous ions are packed together to form one mole of an ionic solid is called lattice energy, right? So Born-Haber cycle को हम यूज कर सकते हैं लैटिस एनर्जी मालूम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन पे बाद में आती हूँ। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन टू यू कि कौन कौन से स्टेप्स हैं विच विल टेक प्लेस while an ionic compound is formed, ठीक है। अच्छा, for formation of sodium chloride, uh, let me write down the equation first कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन के लिए मुझे चाहिए क्या क्या चीज़ें। सोडियम सॉलिड, राइट, क्लोरीन गैस, ठीक है। और दे आर गोइंग टू गिव अस, जब हम NaCl की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 1 मोल NaCl की फॉर्मेशन की बात करेंगे। ये इक्वेशन आप लिख लेना, जहां मैंने इज इक्वल टू लगाया है आपने एरो लगाना। NaCl क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। अच्छा, अब 1 मोल NaCl के हिसाब से सोडियम का तो एक ही मोल है, क्लोरीन का 1 मोल मैंने करना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई हैव टू write down, I have to take half mole of chlorine, right?
ठीक, हाफ मोल ऑफ क्लोरीन, 1 mole of sodium combines with half mole of chlorine gas, 1 mole of solid sodium combines with half mole of chlorine gas to give 1 mole of NaCl. ठीक है, अब इसके लिए जो डेल्टा H की डेल्टा H होगा वो होगा डेल्टा H फॉर्मेशन. ठीक है, सही. अब इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे? सबसे पहले चेंज होगा स्टेप 1, ये आपकी पेज 259 बुक का पेज है, आप वो खोल कर सामने रख के देख लें. यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड है तो मे बी आपको मसला हो. सबसे पहला स्टेप है इसमें, स्टेप 1, sublimation of sodium. Solid sodium changes to gaseous sodium, and for that delta H is called delta H sublimation, and that is plus 108 किलोजूल पर मोल. ठीक है, आप अपनी किताब सामने रख लीजिए. ठीक है, पेज 259, बॉन्ड हेबर साइकिल सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन का बना हुआ है. 6 स्टेप्स हैं, 5 या 6 स्टेप्स हैं जो हमने डिस्कस करने. स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है बेटा इसका? स्टेप 2 इज आयनाइजेशन ऑफ सोडियम Na to give Na plus ion along with 1 electron. ठीक है, और इसके लिए जो आपके पास एनर्जी है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, राइट. उसके बाद थर्ड स्टेप होगा एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन. हाफ मोल ऑफ क्लोरीन ब्रेक टू गिव 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम. डेल्टा H एटमाइजेशन की वैल्यू है प्लस 121. ठीक है, सबसे पहला स्टेप सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, डेल्टा H सब्लिमेशन. सेकेंड स्टेप आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, Na प्लस Na ने लूज किया एक इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na प्लस आइन. इसके लिए जो डेल्टा H है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 496 है. देन एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन वो आ गया. उसके बाद आते हैं अगले स्टेप में, क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl माइनस आइन. ठीक है, इसको कहते हैं, इसके लिए जो एनर्जी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. वो -349 है, वो नेगेटिव हो गया. और उसके बाद आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड NaCl. अब आपके पास ऊपर यहाँ सेकेंड स्टेप में बना Na प्लस इन गैशियस स्टेट, और फोर्थ स्टेप में बना क्लोराइड आयन इन गैशियस स्टेट. तो Na प्लस इन गैशियस स्टेट कंबाइंस विद क्लोराइड आयन इन गैशियस स्टेट टू गिव 1 mole of solid sodium chloride, and that is called delta H lattice. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये है डेल्टा H lattice, राइट. यहाँ पे लिख लो, L से रिप्रेजेंट किया हुआ है आपकी किताब में भी, डेल्टा H लैटिस. अब हमें ये मालूम करनी है. ठीक है, हमें क्या क्या मालूम है इसके लिए? हमें ये डेल्टा H फॉर्मेशन मालूम है, जो सबसे शुरू में मैंने इक्वेशन लिखवाई थी. आप ये किताब में ये शुरू वाली इक्वेशन नहीं लिखी हुई, ये लिख लें. और इसके लिए यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू भी लिख लें. डेल्टा H की वैल्यू है कितनी इसके लिए? डेल्टा H की वैल्यू है इसके लिए -411. ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl इज -411. ठीक है, अच्छा, तो वो हमने लिख लिया ये पहले. फिर उसके बाद हम स्टेप्स पे आए. डेल्टा H फॉर्मेशन हमें मालूम है. स्टेप 1 में डेल्टा H सब्लिमेशन दी हुई थी. स्टेप 2 में डेल्टा H आयनाइजेशन दी हुई थी. स्टेप 3 में डेल्टा H एटमाइजेशन दी हुई थी. स्टेप 4 में डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी हुई थी. स्टेप 5 की डेल्टा H लैटिस हमें मालूम करनी है, वो हम मालूम कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, डेल्टा H फॉर्मेशन विल बी सम ऑफ ऑल द 5 स्टेप्स. स्टेप 1 में डेल्टा H सब्लिमेशन, फिर डेल्टा H आयनाइजेशन, फिर डेल्टा H एटमाइजेशन, फिर डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फिर डेल्टा H लैटिस. अब डेल्टा H फॉर्मेशन की वैल्यू -411 दी हुई है, इज इक्वल टू आप सब्लिमेशन की वैल्यू पुट करें, आयनाइजेशन की वैल्यू पुट करें, एटमाइजेशन की वैल्यू पुट करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पुट करें.
और डेल्टा एच लैटिस आपने मालूम करनी है तो वो आप मालूम कर लीजिए, ठीक है। एंड दैट कम्स टू बी -787, ठीक है। यानी जब हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 6 रिएक्शंस हैं जो हमने देखने हैं। एक, फर्स्ट स्टेप सब्लिमेशन, सॉलिड सोडियम गैशियस सोडियम में चेंज हो गया, इसकी हमें ऊपर दी हुई थी डेल्टा एच सब्लिमेशन। सेकंड स्टेप आयनाइजेशन, गैशियस सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ साइन में चेंज हो गया। थर्ड स्टेप एटमाइजेशन, क्लोरीन एटम बना 1 मोल, डेल्टा एच एटमाइजेशन भी दी हुई थी। फिर फोर्थ स्टेप में क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl- बनाया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी भी वैल्यू दी हुई थी। फिफ्थ स्टेप में गैशियस सोडियम आयन कंबाइंड विद गैशियस क्लोराइड आयन टू गिव सॉलिड सोडियम क्लोराइड, ये लैटिस एनर्जी है। और ये जो लास्ट है Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस गिव्स NaCl सॉलिड, इसके लिए जो दिया हुआ होगा आपको डेल्टा एच, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा enthalpy of formation. Since here I just don't get the symbols, क्योंकि वो MS वर्ड नहीं है तो फिर इसलिए मुझे डेल्टा एच लिखना मुश्किल लग रहा है। तो वो जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे होगी उसकी वैल्यू भी ऊपर आपको लिखवाई थी, कितनी है? वो है -411, ठीक है। तो जब हमें ये सारी फर्ज करें आपको दी हुई है, लैटिस भी दी हुई है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मालूम करनी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी सारी दी हुई है, लैटिस नहीं दी हुई, आप लैटिस मालूम कर सकते हैं। इसी तरह पांचों स्टेप्स की दी हुई है अलॉन्ग विद द लैटिस एनर्जी, तो फिर आप डेल्टा एच फॉर्मेशन मालूम कर सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट हमने यही यूज करना है, डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन प्लस डेल्टा एच एटमाइजेशन प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस डेल्टा एच लैटिस, ठीक है। सो होप सो कि आप इसको लिख भी रहे हो। ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट, बॉर्न हैबर साइकिल कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, बॉर्न हैबर साइकिल ड्रॉ करने के लिए बेटे सबसे पहले आपने एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में लिखने हैं। सोडियम सॉलिड है, हाफ क्लोरीन गैस, और नीचे आ जाना है, नीचे लिखना है आपने प्रोडक्ट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। NaCl इन स्टैंडर्ड, क्या क्या स्टेट है स्टैंडर्ड स्टेट NaCl की? सॉलिड, NaCl सॉलिड, ठीक है। 1 मोल सोडियम सॉलिड, हाफ मोल क्लोरीन गैस कंबाइंड टू गिव NaCl सॉलिड। वाई आर वी कमिंग डाउनवर्ड फॉर दिस चेंज? क्योंकि डेल्टा एच फॉर्मेशन है -411 किलो जूल, ठीक है। अच्छा, जहां जहां डेल्टा एच फॉर्मेशन नेगेटिव होगी उस स्टेप के लिए हमें डाउनवर्ड आना पड़ेगा, और जहां जहां डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी फॉर ऑल दो स्टेप्स विल गो अपवर्ड, ठीक है। अब Na सॉलिड सबसे पहले चेंज हो रहा है Na गैस में, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। सबसे पहला चेंज क्या होगा? सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन, उसकी वैल्यू है +108, सो वी आर गोइंग अपवर्ड, ठीक है, टू शो दिस चेंज। सॉलिड सोडियम चेंजेस टू गैशियस सोडियम, ठीक है। हाफ क्लोरीन गैस को अभी कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप था सब्लिमेशन, सेकेंड स्टेप है आयनाइजेशन, ठीक है। आयनाइजेशन के लिए डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 496 + 496, अगेन विल गो अपवर्ड, ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाते हैं, नेक्स्ट इज डेल्टा एच एटमाइजेशन, ठीक है। डेल्टा एच एटमाइजेशन के लिए
अगेन उसकी वैल्यू है 121। तो अब यहाँ तक तो हाफ Cl2 एज इट इज मैंने लिख दिया था, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था। एटमाइजेशन में हाफ Cl2 विल चेंज टू Cl गैस, ठीक है, एटम बन जाएगा अब ये। और क्योंकि अगेन 121 किलो जूल एनर्जी ऐड हो रही है, प्लस 121 किलो जूल है, तो अगेन आई विल गो अप, ठीक है, तो वो मैं अपवर्ड ले गई, सही है। अब उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो क्योंकि थी -349, तो अब Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी लिखा हुआ है, सो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -349 हो गई, एनर्जी रिलीज हो रही है, सो वी आर कमिंग डाउनवर्ड, नेगेटिव साइन के लिए वी आर कमिंग डाउनवर्ड, ठीक है। सो व्हाट वील हैव, जब Cl इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बना लेगा Cl- और साथ में बन जाएगा Na+। पिक्चर इज अ बिट ब्लर्ड, थोड़ी सी ब्लर है बेटा, स्टिल देखें अगर आपको देख सको आप। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट्स गिविंग अस Cl- एंड Na+, राइट। सो इसके लिए जो एनर्जी है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -349 थी, इसलिए भी कम डाउन हुआ। अब यहाँ से Na+ और Cl- आयन इन गैसियस स्टेट जब कंबाइन होंगे टू गिव फाइनल स्टेट, इसकी क्या है, सॉलिड NaCl। टू गिव सॉलिड NaCl, तो अगेन वी आर कमिंग डाउन, क्योंकि डेल्टा H लैटिस भी हमेशा नेगेटिव होता है, डेल्टा H लैटिस की वैल्यू भी हमेशा नेगेटिव होती है, बिकॉज हाँ, अब मैं डेफिनेशन आपको लिखवाती हूँ डेल्टा H लैटिस की। लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole of an ionic compound in its standard state in solid state is formed from its gaseous ions, ठीक है। अच्छा, सो होप सो कि आपने सीख लिया होगा। सो किसी भी कंपाउंड का जब बनाना है हमने बॉर्न हाइब्रिड साइकिल, तो हमने सबसे पहला स्टेप इसी से शुरू करना है, डेल्टा H फॉर्मेशन वाला, कि एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट एंड कंपाउंड इन स्टैंडर्ड स्टेट की इक्वेशन लिखी, उसके लिए हम डाउनवर्ड जाएंगे। फिर जब हम अपवर्ड जाना शुरू करेंगे तो हमने यही सीक्वेंस फॉलो करना है, सब्लिमेशन, फिर आयनाइजेशन, फिर एटमाइजेशन। एटमाइजेशन के बाद आ जाएंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पर एटमाइजेशन के बाद अगला चेंज क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, टू फॉर्म नेगेटिव आयन। बल्कि आप अपनी किताब पे ये लिख लो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, अगला स्टेप होगा एटमाइजेशन के बाद। एंड फॉर दैट द एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और लास्ट स्टेप में जब जब जहां पे हम एनर्जी को लैटिस एनर्जी कह रहे हैं, वहां पे व्हाट चेंज इज टेकिंग प्लेस, लास्ट स्टेप में गैसियस आयंस combine to give solid, in fact I should write 1 mole of solid ionic compound, ठीक है, लास्ट स्टेप में, ठीक है। सो अगेन रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखनी है कौन सी इक्वेशन, सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखनी है फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। फिर हम अपवर्ड जाना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है सब्लिमेशन, फिर है आयनाइजेशन, फिर है एटमाइजेशन,
फिर उसके बाद अगला स्टेप है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आइन। उसके बाद लास्ट स्टेप है gaseous sign combined to give 1 mole of solid ionic compound. ठीक है, and that's all uh, which is done for formation of an ionic compound, right? ठीक है, तो ये हो गया बेटा Born-Haber cycle for this formation of ionic compound. ठीक है, अब आ जाते हैं, एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है सेल्फ चेक एक्सरसाइज, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक तो इसके लिए आपको Born-Haber साइकिल ड्रॉ करना है फॉर फॉर्मेशन ऑफ MgO, ठीक है, सॉलिड। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO इज -602 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब आपने स्टार्ट इसको कैसे करना है, इफ आई कैन ड्रॉ इट, दैट इज बेसिकली मैं कर नहीं पाती। चलो मैं अब इसको स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO की इक्वेशन लिखकर, ठीक है, तो वो मैंने कैसे करना है, not possible. Drawing it is not possible. अच्छा चलो टेक्स्ट करके दिखा देती हूँ। Mg solid plus half O2 गैस होता है, जी लिख देती हूँ खाली में, इज इक्वल टू इनफैक्ट जब आप ये कर रहे होगे तो ये लिखने के बाद यहाँ डाउनवर्ड एरो बनाओगे, ठीक है, और नीचे आप यहाँ पे इस जगह पे लिख दोगे MgO सॉलिड, ठीक है, और इधर से डाउनवर्ड एक एरो आएगा, ठीक है, आई एम जस्ट अनएबल टू गेट दैट एरो हेयर, ठीक है, डाउनवर्ड एक एरो बना लूंगी, ठीक है, आई एम अनएबल टू ड्रॉ दैट एरो। बहरहाल अब आपने क्या करना है, यहाँ से डाउनवर्ड आएंगे और एक एरो बना देंगे, ये हो जाएगा डेल्टा एच फॉर्मेशन का। फिर ऊपर जाना शुरू कर देंगे, इधर से जब ऊपर जाएंगे इसके ऊपर की साइड पे फिर अगली इक्वेशन लिखोगे आप किसकी, सब्लिमेशन की, ठीक है। सब्लिमेशन के लिए जब हम अपवर्ड जाएंगे, सॉरी एनीवेज, फिर सब्लिमेशन के लिए आप Mg सॉलिड से Mg गैस बनाएंगे, वो है 150, ऊपर जाएंगे, उससे अगला आयनाइजेशन होगा और ऊपर जाएंगे, ठीक है, Mg से Mg+2 आयन बनाएंगे, ठीक है, फिर एटमाइजेशन, उसके लिए भी ऊपर जाओगे, फिर आ जाएंगे अगला स्टेप जो यहाँ पे पहुँच के आएगा, दैट विल बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव है तो हम नीचे आना शुरू कर देंगे, ठीक है, एंड दैट्स इट। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन एंड hope you will do it on time, so that needs a lot of practice from your side. I'll share with you the questions which you are supposed to do
ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी ग्रुप में, तो वो फिर क्वेश्चंस करने हैं, ये वाला करके देख लीजिएगा। अब इसमें आपको यहाँ पर सारी दी हुई है, फॉर्मेशन भी दी हुई है, सब्लिमेशन भी दी हुई है, एटमाइजेशन भी दी हुई है, आयनाइजेशन भी दी हुई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दी हुई है। ठीक है, और मालूम आपको करना है यहाँ पर डेल्टा एच लैटिस। तो आप वही वाला करोगे, डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन प्लस एटमाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस, और रीअरेंज करके आप लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, सो इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन। ये चैप्टर नंबर 11 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया।